नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पष्ट क्लासेस फॉर टेट में। तो दोस्तों यहाँ पर सीडीपी के लिए डे 60 की हमारा जो है चैलेंज चल रहा है, जिसके अंदर 60 डेज के अंदर हम ऑल ओवर कंप्लीट सीडीपी को कवर कराने वाले हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर। जितने अभी कंटेंट है, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जितने प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉक टेस्ट है, ऑल ओवर एक ही इसी प्लेटफॉर्म पर हम जो है वन बाय वन क्लियर करने वाले हैं। 60 डेज के अंदर पूरी ऑल ओवर सीडीपी जो है वो आपके कंप्लीट हो जाएगी। इस सीरीज को अगर आप देख लेते हैं तो इसके बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और सी टेट के लिए 30 आउट ऑफ 30 का जो है हम टारगेट यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। आज हमारा है डे 5। डे 5 के अंदर हम बात करने वाले हैं पावलव और कोहलर के बारे में। पावलव और कोहलर की जो लर्निंग थ्योरीज है, जो अधिगम सिद्धांत है, वो सिद्धांत क्या है उनके बारे में बात करेंगे। साथ साथ उनसे जुड़े हुए किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो में कोई भी आपको कमी लगे उस फीडबैक आप अपना कमेंट बॉक्स में जो है दे सकते हैं। अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर डे 60 चैलेंज में हमारा यहाँ पर है पावलोव और कोहलर की थ्योरी। इससे पहले हमने थोंडाइक और स्किनर की थ्योरी ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप में से कोई मेंबर ऐसा है जिन्होंने अभी तक थोंडाइक और स्किनर की थ्योरी नहीं देखी है तो वो जाकर पहले देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें कि पूरी 60 डेज की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने यहाँ पर अवेलेबल कराई हुई है। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम बात करेंगे पावलोव के बारे में। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी अलग अलग टर्म्स दिखाई दे रही होंगी, बहुत कुछ दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, लेकिन इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। इन सभी चीजों को समझेंगे और इस तरीके से समझेंगे कि आप भूल ही ना पाए, ठीक है ना। लेकिन साथ में आपको एक्टिव रहकर चलना है, एक्टिव रहना है। साथ साथ जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर मैं कर रही हूँ उसको माइंड में सोचते हुए चलना है। हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा साथ साथ, ताकि आप पूरी तरीके से एक्टिव रहें और बीच में आपको जो है इंटरेस्ट आता रहे, मजा आता रहे, चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती रहे। तो देखिए पावलोव का जो सिद्धांत था, पहले हम इनके एक्सपेरिमेंट्स को देखने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इनके एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। तो जो पावलोव थे उन्होंने एक डॉग पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। किस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था? एक डॉग पर किया था, कुत्ते पर किया था। इन्होंने एक कुत्ते को जो है, डॉग को एक अपने सिस्टम बनाया हुआ था उसी तरीके का, उसमें वहां पर उनको बांध दिया, डॉग को बांध दिया। अब यहाँ पर इसमें सिस्टम कुछ इस तरीके से किया हुआ था कि डॉग के मुंह में जो है एक पाइप लगाया हुआ था, जिससे कि जब भी डॉग के मुंह से लार आए, सैलिवेशन आए, वो उस पाइप के सहारे जो है यहाँ पर पावलोव के सामने इकट्ठा हो जाता था, ताकि पता चल जाए कि सैलिवेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है या क्या रेस्पॉन्स है, वो उसको बता पाए। तो इस तरीके से सेटिंग की हुई थी। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले कुत्ते के सामने, डॉग के सामने भोजन रखा। क्या रखा? कि डॉग के सामने खाना रखा। अब जैसे ही आप सिंपल सी बात जानते हैं, नेचुरल वे है कि जब भी आप किसी डॉग के सामने खाना रखेंगे तो डॉग क्या है, जीभ डॉग की लपलपाने लगेगी, उसकी लार निकलने लगेगी, सेलिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज करनी थी। अब यहाँ पर एक चीज को समझिए कि जब जो भोजन रखा था उसको देखकर, खाने को देखकर डॉग का सेलिब्रेशन स्टार्ट होना, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल रिएक्शन है ये डॉग का। इसमें कुछ भी ऊपर से किया हुआ नहीं, नेचुरल है कि अगर आप किसी भी भूखे डॉग के सामने कुछ खाना रखोगे तो सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा। अभी तक कुछ नहीं किया। अब क्या किया पावलोव ने? क्या किया कि कुछ दिन ऐसा किया कि जब भी वो भोजन देता था, खाना देता था, खाने देने से पहले एक बेल बजा देता था। यहाँ पर आप देखिए, इस इमेज में आपको क्लियरली दिख जाएगा। नेक्स्ट इमेज पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए पावलोव क्या करता था। सबसे पहले पावलोव ने खाना दिया, भोजन दिया। अब जैसे भोजन दिया तभी डॉग का जो सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, डॉग का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। वो पाइप की नली के थ्रू जो है पावलोव के पास इकट्ठा हो रहा था। अब नेक्स्ट क्या किया पावलोव ने कि उसके सामने घंटी बजाई, एक बेल बजाई। अब बेल बजाएंगे तो डॉग का कोई रिएक्शन नहीं आएगा, नॉर्मल है, ठीक है ना। कोई रिएक्शन नहीं दिया डॉग ने, कोई सेलिब्रेशन नहीं आया। वो उठकर देख सकता है, सुन जैसी आवाज पड़ेगी उठकर देख सकता है, कर सकता है, लेकिन सेलिब्रेशन स्टार्ट नहीं होगा। अब क्या किया कि वो जैसे ही बेल बजाता तुरंत जो है डॉग को खाना दे देता। अब खाने को देखकर तो डॉग की लार आनी थी, सेलिब्रेशन स्टार्ट होना ही होना था। तो धीरे धीरे कुछ टाइम तक ये जो प्रोसेस है उसको रिपीट किया। ये जो थर्ड नंबर का प्रोसेस है इसको पावलोव ने रिपीट किया। क्या किया कि जब भी खाना देना होता था, खाना देने से पहले क्या होता था, बेल बजा देते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब इस चीज का रिपीटेशन हुआ, डॉग को आदत पड़ गई, हैबिट पड़ गई। कैसी हैबिट पड़ गई? उसको पता चल गया कि जो बेल बजाई जाती है मुझे खाना देने के लिए बजाई जा रही है। तो जब भी जैसे बेल बजेगी वो तैयार हो जाता था, उसको पता चल जाता था कि हाँ खाना मिलने वाला है।
तो जब ये रिपीटेशन हुआ और उसको आदत पड़ गई बेल बजने की और पता लगने लगा कि ये बेल बजना यानी कि खाना मिलना है, तो एक टाइम ऐसा आया कि जैसे ही पावलोव ने बेल बजाई, वैसे ही डॉग का जो सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट हो गया। अब डॉग ने खाने का इंतजार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको पता आदत पड़ गई कि बेल बजने का मतलब ही खाना मिलना है। उसके माइंड में बात सेट हो गई कि बेल बजना है तो मतलब खाना मिलने वाला है। तो जैसे ही बेल बजी, तुरंत डॉग का जो सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट हो गया। एक बार रिपीट करें प्रोसेस को, तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक खाना दिया, भोजन दिया, भोजन को देखकर सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ। नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रक्रिया है। अब नेक्स्ट टाइम क्या किया, एक बेल बजाई, घंटी बजाई, घंटी बजाकर कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई सेलिब्रेशन नहीं आया। घंटी बजाने के साथ साथ भोजन देना शुरू कर दिया। अब डॉग का तो जो रिएक्शन था वो भोजन पे आ रहा था, लेकिन जब ये चीज रिपीट हुई तब जो डॉग है उसको आदत पड़ गई, पता लग गया कि यहाँ पर जो बेल बज रही है वो खाने के लिए बज रही है। बेल बजने का मतलब खाना मिलना। तो एक टाइम ऐसा है, जैसे ही बेल बजाई पावलोव ने, तुरंत डॉग का जो सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट हो गया, खाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये पूरा का पूरा पावलोव की थ्योरी थी। अब यहाँ पर इस थ्योरी से हम क्या समझेंगे कि पावलोव ने क्या बताया, लर्निंग थ्योरी में इसका क्या लेना देना है। देखिए यहाँ पर लर्निंग थ्योरी में या बच्चों से जोड़कर देखें तो पावलोव का ये मानना था कि अगर हमें किसी भी बच्चे में कोई अच्छी आदत डालनी है, कोई बुरी आदत छुड़वानी है, तब हम इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा तरीका? वो है कंडीशनिंग थ्योरी। तो जो ये पूरा प्रोसेस था, इसको पावलोव ने नाम दिया क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि सह संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। यहाँ पर क्या करा, एक संबंध जोड़ दिया, एक स्टिमुलस जोड़ दिया कि बेल बजा दी, और बेल से कनेक्ट करके जो है बच्चे की कंडीशनिंग की। अगर बच्चे में कोई अच्छी आदत डालनी हो या बुरी आदत छुड़वानी हो, तब हम इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से तरीके का? कि पहले हम नेचुरल स्टिमुलस लेंगे, फिर हम बच्चे को एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस देंगे, ठीक है, और बाद में हम उसकी आदत को चेंज कर सकते हैं। इस चीज को अभी मैं एग्जांपल के साथ पूरा प्रूफ करके दिखाने वाली हूँ यहाँ पर। लेकिन पहले जो मैंने कुछ टर्म बोली, नेचुरल स्टिमुलस यानी कि प्राकृतिक उद्दीपन, प्राकृतिक प्रतिक्रिया, तो ये सब क्या है, इनके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे, इसमें समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, यहाँ पर समझिए कि पावलोव ने यहाँ पर कुछ टर्म्स दी हैं। जैसे कि सबसे पहले पावलोव ने क्या दिया, खाना दिया, और खाने को देखकर डॉग का लार आना, सेलिब्रेशन आना एक नेचुरल रिएक्शन है, एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। नेचुरल है, इसमें किसी को कुछ नहीं करना, तो स्वाभाविक रूप से। तो हम क्या कह सकते हैं कि भोजन को देखकर लार निकलना, ये सेलिब्रेशन स्टार्ट होना, तो ये स्वाभाविक उद्दीपन था, नेचुरल स्टिमुलस था, और नेचुरल ही रिएक्शन आया, नेचुरल ही रिएक्शन आया। डॉग का भोजन को देखकर सेलिब्रेशन स्टार्ट होना एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया थी, नेचुरल रिएक्शन था। जो खाना था वो भी एक नेचुरल स्टिमुलस था। पावलोव ने क्या किया, उस नेचुरल स्टिमुलस के साथ, उस स्वाभाविक उद्दीपन के साथ एक अपना खुद से बनाया कृत्रिम उद्दीपन, आर्टिफिशियल स्टिमुलस ऐड कर दिया। आर्टिफिशियल स्टिमुलस क्या ऐड किया? भोजन के साथ साथ घंटी की आवाज। तो नेचुरल स्टिमुलस के साथ साथ आर्टिफिशियल स्टिमुलस देना शुरू कर दिया। अब रिएक्शन तो वही आ रहा था, क्या आ रहा था, लार निकलना यानी कि सेलिब्रेशन स्टार्ट होना। यहाँ पर जो है न्यूट्रल, आप कह सकते हैं न्यूट्रल रिएक्शन आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही नेचुरल स्टिमुलस के साथ एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस दिया गया, तुरंत क्या हुआ, डॉग का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। अब धीरे धीरे जब इस सेकंड पॉइंट को बार बार रिपीट किया तो डॉग को आदत पड़ गई। अब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल स्टिमुलस के थ्रू ही, सिर्फ और सिर्फ बेल बजाने की आवाज से ही, घंटी की आवाज से ही डॉग का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया था। तो जो अब रिएक्शन आ रहा है, देखिए ये ध्यान से समझिएगा कि खाने को देखकर जो लार टपक रही थी, जो भोजन को देखकर, फूड को देखकर जो सेलिब्रेशन स्टार्ट हो रहा था, वो तो प्राकृतिक था। घंटी को देखकर सेलिब्रेशन स्टार्ट होना, ये किया था कंडीशनिंग। इसको कहते हैं संबंध प्रतिक्रिया। कंडीशनिंग कर दी, डॉग किस तरीके से उसको तैयार कर दिया, उस तरीके से उसको आदत डाल दी कि सिर्फ घंटी की आवाज से ही डॉग का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता था। पहले होता था, नहीं होता था ना, बाद में हो गया, यानी कि हमने डॉग को एक आदत डाल दी। यही चीज उन्होंने कहा कि हम एजुकेशन में भी यही सेम कर सकते हैं। अगर बच्चे को कोई अच्छी आदत डालनी है, कोई बुरी आदत डालनी है, तो उसको कोई भी एक नेचुरल स्टिमुलस पकड़ो और उसके साथ अपना एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस ऐड कर दो, जो आप चाहते हैं, जिस पे आप रिएक्शन चाहते हैं बच्चे का। तो धीरे धीरे जब ये चीज रिपीट होगी, बच्चे को धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा जबकि जो है सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल स्टिमुलस के थ्रू, यानी कि जो आप चाहते थे वो काम हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे बढ़िया, कि कौन सा हो सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने देखा होगा कि अक्सर क्लासरूम में क्या होता है कि बच्चे जो भी कुछ पैकेट वगैरह खा रहे हैं या पेंसिल को शार्प किया, तो जो भी कचरा होता था वो वही क्लासरूम में डाल देते हैं। नेचुरल रिएक्शन है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही कोई प्रोफेसर आएंगे, कोई टीचर आएंगे, और इन केस टीचर क्या करते हैं कि ये सिर्फ सबक सिखाने के लिए टीचर खुद उस
कूड़े को उठाते हैं, कचरे को उठाते हैं और डस्टबिन में डालने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही टीचर उठाकर डस्टबिन में डालने की कोशिश करेंगे, बच्चे को एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया आएगी, नेचुरल रिएक्शन आएगा कि बच्चे उठकर सॉरी बोलने लगेंगे और उस कूड़े को उठाकर खुद डस्टबिन में डालेंगे। ये एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया। ऐसा कहीं नहीं होगा कि टीचर उठकर कचरे को डाल रहे हो डस्टबिन में और बच्चे बैठे रहे, ठीक है ना। तो नेचुरल प्रतिक्रिया, क्या प्रतिक्रिया थी कि ग्लास में बहुत ज्यादा कूड़ा होता था, कचरा होता था, गंदगी होती थी, उसको साफ करने की आदत डालनी थी बच्चे को। तो ऐसे में क्या किया कि एक नेचुरल रिएक्शन है कि अगर टीचर उसको करने काम को करेंगे, कचरे को उठाएंगे, तो बच्चे अपने आप उठाना शुरू कर देंगे। एक प्राकृतिक स्वाभाविक प्रतिक्रिया। तो यही करो आप एक्सपेरिमेंट, कुछ दिन इस चीज को रिपीट करो। क्या करते थे कि जैसे ही टीचर एंटर होते थे, तुरंत वो कचरे को उठाते थे, डस्टबिन में डालते थे। तो बच्चे क्या करते थे, तो कि शर्म के मारे नेचुरल रिएक्शंस देकर क्या करते थे कि खुद उठाकर डालना शुरू कर देते थे। अब जब ये चीज रिपीट की गई, इस चीज को रिपीट किया गया, तब क्या हुआ, बच्चे को आदत पड़ गई। एक टाइम ऐसा आया, 2-3 दिन ऐसा किया, तो दूसरे तीसरे दिन बच्चे समझ गए कि जैसे वो टीचर आएंगे सबसे पहले काम ये करेंगे। तो अब बच्चे क्या करते थे, तो क्या हुआ कि बच्चों में एक अच्छी आदत डल गई कि अब वो कूड़ा को जमीन पर ना डालकर डस्टबिन में डाल। इस तरीके से कोई बुरी आदत छुड़वानी हो, कोई अच्छी आदत लगानी हो, तो उसमें ये जो कंडीशनिंग वाला तरीका है ये अपनाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, सह संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जो किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। अब यहाँ पर आपके कुछ टर्म्स आई, जैसे कि नेचुरल स्टिमुलस, नेचुरल रिएक्शन। नेचुरल स्टिमुलस यानी कि प्राकृतिक उद्दीपन, और प्राकृतिक प्रतिक्रिया, भोजन को देखकर डॉग का लार आना, सैलिवेशन आना, एक प्राकृतिक स्वभाव था, स्वाभाविक था, नेचुरल था, ठीक है। इसके बाद एक आर्टिफिशियल अपनी तरफ से जोड़ दिया, वो है बैल की घंटी की आवाज, बैल की घंटी नहीं, सॉरी, घंटी की आवाज। उससे कोई रिएक्शन नहीं आया, नेचुरल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बैल की घंटी की आवाज के साथ साथ जो है खाना देना शुरू कर दिया, तो धीरे 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 कंडीशनिंग हो गई डॉग की, डॉग को आदत पड़ गई, हैबिट पड़ गई। अब वो क्या है कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस के साथ ही जो है अपना रिएक्शन दे रहा है। अब यहाँ पर एक चीज समझनी है कि जो लास्ट में रिएक्शन आ रहा है डॉग का, जो सिर्फ घंटे की आवाज से जो लार आ रही है, जो सैलिवेशन आ रहा है, उसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल रिएक्शन। डॉग को क्या किया है, उस तरीके से तैयार किया। तो ये जो रिएक्शन है, ये कंडीशनड रिएक्शन है, कंडीशनिंग के बाद का रिएक्शन है, आर्टिफिशियल रिएक्शन है, अनुबंधन के बाद की प्रतिक्रिया है, इसलिए हम इसको अनुबंधित प्रक्रिया या कृत्रिम प्रतिक्रिया हम इसको कहेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए, इतनी डिटेल में, इतने एग्जाम्पल के साथ शायद ही कोई यहाँ पर आपको यूट्यूब पर बताए, तो इसलिए थोड़ा सा आपको डीप लग सकता है, लेकिन डीप इसलिए ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग बन जाए, याद रखने की जरूरत ना पड़े, कंफ्यूजन ना पड़े, और क्वेश्चन कैसे भी आए आप उसका जो है आंसर कर पाए आसानी से। आई होप ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसमें देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही कर पाते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी होंगे लेकिन थोड़े से कंफ्यूजिंग होंगे। अगर आपने थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, समझा होगा यहाँ पर, तो आप क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल दे पाएंगे। तो यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि कितने क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर आप दे पाते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज फूड इन द एंशिएंट थ्योरी ऑफ पावलोव, यानी कि पावलोव की जो एंशिएंट थ्योरी थी, जो प्राचीन सिद्धांत था, उसके अंदर भोजन क्या है। अब यहाँ पर एंशिएंट वर्ड जुड़ने से आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए जोड़ा गया। कुल मिलाकर आपको बात ये समझनी है कि जो पावलोव की थ्योरी थी, जो भी हमने करी थी, उसके अंदर फूड क्या था। ऑप्शन आपके कंडीशनड स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक, अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि अनुबंधित उद्दीपक, जिसको कि हम नेचुरल भी कहते हैं, नेचुरल स्टिमुलस, इसको हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल स्टिमुलस भी इसको बोला जा सकता है, नेचुरल स्टिमुलस या प्राकृतिक उद्दीपक, ठीक है ना। कंडीशनड रेस्पॉन्स यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया, और अनकंडीशनड रेस्पॉन्स अनुबंधित अनुक्रिया, यानी कि नेचुरल रिएक्शन या नेचुरल रेस्पॉन्स भी आप इसको कह सकते हैं। प्राकृतिक या स्वाभाविक प्रतिक्रिया एक ही बात है, शब्द बदलने से मतलब नहीं बदल जाता। आपको मेन बात क्या है कि आपको वो चीज समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि जो फूड था, भोजन जो था, वो इन चारों में से क्या था पावलोव की थ्योरी के अकॉर्डिंग। आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, फटाफट कमेंट में बताइए कि क्या आंसर इसका राइट जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसकी मैं ट्रिक आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि जो फूड था वो स्टिमुलस था, रेस्पॉन्स था। सबसे पहले तो ये तय कर लो, क्वेश्चन में जो भी कुछ पूछा गया है उसको लेकर सबसे पहले आप ये तय कर लो कि ये स्टिमुलस है, ये रेस्पॉन्स है, ये प्रतिक्रिया आ रही है या फिर ये उद्दीपक दिया जा रहा है। तो फूड है, भोजन है, तो ये क्या है, एक तरीके का स्टिमुलस है, प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक स्टिमुलस है, उद्दीपन है। तो जो रिस्पॉन्स वाले थे ऑप्शन, वो तो हमने कट कर दिए, थर्ड या फोर्थ तो कट हो गई, गेम से बाहर। अब फर्स्ट और सेकंड बचा है। तो यहाँ पर अब देखना है कि ये कंडीशनिंग करने से पहले का स्टिमुलस है, कंडीशनिंग करने का बाद का स्टिमुलस है। दो तरह के स्टिमुलस थे, एक तो क्या था आपका नेचुरल स्टिमुलस था,
और एक था आपका आर्टिफिशियल स्टिमुलस, जो कि थी बेल, घंटी की आवाज, जिसको कि हमने आर्टिफिशियल स्टिमुलस या कंडीशन स्टिमुलस कहा। तो जो भोजन था वो सबसे पहले का था जब तक कि डॉग का कंडीशनिंग नहीं हुई थी, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक, या नेचुरल स्टिमुलस भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, मैंने ज्यादा डीप में इसलिए कराया ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको करना है, देखते हैं कि कितने मेंबर्स जो है इसका आंसर सही कर पाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सेलिब्रेशन बाय द साउंड ऑफ द बेल आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि अनुबंधन होने के बाद, कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब यहाँ पर कंडीशनिंग से ही है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब कंडीशनिंग से ही है। तो अनुबंधन होने के बाद जो घंटे की आवाज से ही डॉग का सेलिब्रेशन आ रहा था, घंटे की आवाज से जो लार टपक रही थी, ये किसका उदाहरण है, घंटे की आवाज से लार का टपकना, सेलिब्रेशन होना, सेलिब्रेशन होना, ध्यान से समझिए, सेलिब्रेशन होना किसका उदाहरण है, कंडीशनड स्टिमुलस है, अनुबंधित उद्दीपक है, अनकंडीशनड स्टिमुलस अनुबंधित उद्दीपक है, कंडीशन रेस्पॉन्स अनुबंधित अनुक्रिया है, या अनकंडीशनड रेस्पॉन्स अनुबंधित अनुक्रिया है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, बताइए, सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर इसका राइट होगा। चलिए देखिए, ट्रिक देखते हैं जो हमने पहले भी की थी, कि पहले मैंने क्या कहा था कि पहले तो ये डिसाइड कर लो कि स्टिमुलस है रेस्पॉन्स है, लार का टपकना यानी कि डॉग से रिलेटेड बात हो रही है, यानी कि रेस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है, तो स्टिमुलस के तो दोनों पॉइंट कट हो गए। अब देखना है कि कंडीशनिंग करने से पहले है कंडीशनिंग करने के बाद। घंटे की आवाज से लार टपकना स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल नहीं है, कंडीशनिंग करने के बाद है, तो कंडीशनड रिस्पॉन्स आप इसको कह सकते हैं। सी ऑप्शन आपको इसका राइट जाएगा, अनुबंधित अनुक्रिया या कंडीशनड रिस्पॉन्स आप इसको कह सकते हैं। ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जो मैंने यहाँ पर अनकंडीशनड लिखा हुआ है, ये अनुबंधित, इसको और क्या नाम दिया था, अभी पहले देखा था हमने, पहले क्वेश्चन में भी, तो और क्या क्या नाम है बताइए कमेंट करके, 1 मिनट पॉज करें वीडियो को और बताइए कमेंट करके कि क्या है। बिल्कुल सही, देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम नेचुरल कह सकते हैं, प्राकृतिक, स्वाभाविक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, अ पीटी टीचर वांट्स हर स्टूडेंट्स improve fielding in the game of cricket, which one of the following strategies will best help his student to achieve that goal। यानी कि एक पीटी टीचर है, वही चाहती है कि उनका जो स्टूडेंट है उसकी फील्डिंग इंप्रूव की जा सके, क्रिकेट के अंदर में जो फील्डिंग होती है कैच करना, उसको इंप्रूव की जा सके। अब उसको करने के लिए इन ऑप्शन में से कौन सा तरीका सबसे बेस्ट रहेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है, सही गलत नहीं, सबसे बेस्ट है। हो सकता है कि आपको सारे ऑप्शन सही मिले, उनमें से बेस्ट सिलेक्ट कर लो। तो देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। सबसे पहला है गिव स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन फील्डिंग, यानी कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराइए, ज्यादा से ज्यादा जो है उसका भरपूर अभ्यास कराइए, प्रैक्टिस कराइए। नेक्स्ट, टेल स्टूडेंट्स हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर देम टू लर्न टू फील्ड, यानी कि बच्चों को समझाओ कि फील्डिंग को सीखना बच्चे के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चा उसके महत्व को जानेगा, इंपॉर्टेंस को जानेगा, तब वो ज्यादा अच्छी तरीके से उसको सीख पाए। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, इंपॉर्टेंस बताना जरूरी है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड गुड फील्डिंग एंड रेट ऑफ सक्सेस, यानी कि आप एक लॉजिक पेश करो, लॉजिक को एक्सप्लेन करो कि अगर आप गुड फील्डिंग करोगे, एक अच्छी फील्डिंग करोगे, तो आपका सक्सेस होने का जो रेट है वो कितना हाई चला जाएगा, क्रिकेट में आपके जीतने के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे, इस चीज को एक्सप्लेन करो। डेमोन्स्ट्रेट फील्डिंग वाइल स्टूडेंट्स ऑब्जर्व, यानी कि बच्चा जब ऑब्जर्व कर रहा हो, जब देख रहा हो, उस समय उसको फील्डिंग करके खुद दिखाओ, फील्डिंग का डेमो करके दिखाओ। तो यहाँ पर आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट जाने वाला है, तो बताइए कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए बिल्कुल, आपको हो सकता है कि ए बी सी डी चारों में कंफ्यूजन हो, क्योंकि चारों ही ऑप्शन सही। ठीक है, अगर हमें किसी के लर्निंग को बेहतर बनाना है, तो उसकी महत्व का बताना कि ये कितना जरूरी है आपके लिए सीखना, ये अच्छी बात है। आप उसको जरूरत बताओगे, महत्व बताओगे, तो बच्चा उतनी ही ज्यादा सीरियसनेस के साथ उस चीज को सीखने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, आप उसको प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है, आप उसको डेमो करके दिखा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। तो तरीके तो सारे सही है। अब बात आती है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो जब भी ऐसा कभी हो कि आपको 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन सही लगे, तो आपको उनमें से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो दूसरे से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है, किससे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे कि सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा बच्चे की लर्निंग पर।
तो देखिए हम यहाँ पर आगे पियाजे की थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी इस चीज को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले लर्निंग का एक टॉपिक कराया था मैंने क्लास 2 में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते। क्लास 2 के अंदर लर्निंग कराया था, मैंने आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बताया था, एक ट्रिक बताई थी। ये कहा था कि जहां बच्चा एक्टिव है, जहां चाइल्ड सेंटर्ड की बात हो रही है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। जहां अगर बच्चा खुद किसी काम को कर रहा है ना, खुद किसी चीज को कर रहा है, एक्टिविटी को कर रहा है, तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है। अब इन ऑप्शन में से बता दीजिए, आपके लिए आसान हो गया कि किस में बच्चा एक्टिव है। ऑब्वियसली सी बात है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रैक्टिस करने में, यानी कि बच्चा खुद प्रैक्टिस कर रहा है, खुद फील्डिंग कर रहा है, तो वहां पर वो सबसे ज्यादा क्या है, एक्टिव। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी के ऑप्शन में आप देख लीजिए बच्चा एक्टिव नहीं है। यहाँ पर दोनों में टीचर्स आपको इंपॉर्टेंट समझा रहे हैं, तो आप सिर्फ शांति से सुन रहे हैं, एक्टिव नहीं, कुछ काम नहीं कर रहे। फोर्थ में भी आप सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं, खुद उस चीज को नहीं कर रहे। तो खुद इस चीज को करना, बार बार प्रैक्टिस करना, तो ये तो सबसे बेस्ट है, जिससे कि आपका पूरा इंप्रूवमेंट हो सकता है खेल का। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। राइट आंसर कौन सा जाना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। अ टीचर नेवर गिव्स आंसर टू क्वेश्चन हरसेल्फ, यानी कि टीचर है, कभी भी कोई किसी भी क्वेश्चन का आंसर खुद नहीं देती। वो क्या करती है, शी एनकरेज हर स्टूडेंट टू सजेस्ट आंसर, हैव ग्रुप डिस्कशंस एंड अडॉप्ट कोलैबोरेटिव लर्निंग। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि एक टीचर है जो कभी भी खुद से किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देती। वो ये कोशिश करती है कि बच्चे से उसका आंसर निकलवाए। वो इस तरीके से बच्चों को कोशिश करती है, बच्चों को मोटिवेट करती है, प्रोत्साहित करती है कि बच्चे खुद उस पर डिस्कशन करे, उस प्रॉब्लम पर, उस क्वेश्चन पर डिस्कस करे, आंसर दे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, बच्चे खुद उसमें इन्वॉल्व हो सके। तो ये जो तरीका है वो कौन से सिद्धांत पर टिका हुआ है, एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय भागीदारी, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यानी कि जो शिक्षण सामग्री है उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज किया हुआ है, सेटिंग अ गुड एग्जांपल एंड बीइंग अ रोल मॉडल, यानी कि एक अच्छा एग्जांपल सेट कर रहे हैं, रोल मॉडल बन रहे हैं, और रीडिंग टू रेडीनेस टू लर्न, यानी कि सीखने के लिए तैयार। यहां पर बताइए कि करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या जाएगा। चलिए बिल्कुल देखिए, देखते हैं। रेडीनेस टू लर्न यानी कि सीखने के लिए तैयार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ऐसा अगर कहा जाता है कि चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तब सीखने के लिए तैयार करना आता है। चैप्टर को पढ़ाने से पहले हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, बच्चों को कुछ इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो हम चैप्टर के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो चैप्टर को पढ़ाते समय, चैप्टर को पढ़ाने के बाद कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो टीचर उसके लिए बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चे खुद आ सकते। तो रेडीनेस टू लर्न ये तो ऑप्शन ज्यादा सही नहीं है, तो ये तो आपका कट हो गया। एक अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि जो टीचर है वो बच्चों को एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रही है, बाकी टीचर्स के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रही है। ठीक है, और क्वेश्चंस पर चलते हैं, और ऑप्शंस पर चलते हैं। टीचिंग मटेरियल का यहाँ पर कोई काम नहीं है, शिक्षण सामग्री की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही, कोई ऑडियो विजुअल एड्स यूज नहीं हो रही, बस इतना बात है कि खुद से आंसर ना देकर बच्चों से आंसर निकलवाए। एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सबसे बेस्ट। मैंने पहले भी बताया था, जहां कहीं आपको एक्सप्लोर वर्ड आ जाए कि बच्चे खुद से एक्सप्लोर कर रहे हैं, चीजों को खोज रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो ऑप्शन हमेशा सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है, जहां बच्चे खुद एक्टिव हो, खुद किसी काम में इन्वॉल्व हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, एक सेकेंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग, यानी कि जो कंडीशनिंग का प्रोसेस था उसमें फर्स्ट स्टेप क्या था, जो पावलोव ने कंडीशनिंग की उसमें सबसे पहले क्या किया, स्टिमुलस दिया यानी कि उद्दीपन दिया या उत्तेजना दी, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्ती है, जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यकरण किया, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई। तो बताइए, तो बहुत इजी है, आसान है, बताइए क्या राइट ऑप्शन होगा। सबसे पहले क्या किया था पावलोव ने, बिल्कुल करेक्ट, पावलोव ने क्या किया कि डॉग के सामने एक स्टिमुलस रख दिया, भोजन रख दिया। पावलोव ने क्या किया कि डॉग के सामने एक स्टिमुलस रख दिया, एक भोजन रख दिया, तो क्या दिया, स्टिमुलस दिया, उद्दीपन दिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये बताइए सबसे पहले कि यहाँ तक 5 क्वेश्चन हो गए हैं, कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही दिए, कमेंट में करके बताइए कि कितने आंसर आपके सही है। आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए अब यहाँ पर हमने पावलोव की थ्योरी देख ली। इन थ्योरी से जितनी भी लर्निंग थ्योरीज है, बहुत ज्यादा डीप में बहुत अलग अलग क्वेश्चन नहीं आते, 2-4 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन कभी मिलता है, एक आध क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और वो भी वही लिमिटेड होते हैं जो कि आपके आगे करा चुके। इसके अलावा बाद में प्रीवियस ईयर को भी देखेंगे, प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, लेवल भी बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा कि इजी क्वेश्चन है, नहीं, हर तरह का लेवल होगा। मैंने कहा था बेसिक टू एडवांस चल रही है ये सीरीज, बेसिक से धीरे 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 शुरू होकर एडवांस लेवल तक जाएगी, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया जाएगा।
ठीक है ना, हर तरह का क्वेश्चन आएगा, हर लेवल का क्वेश्चन है। तो ये आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सीरीज के साथ एंड तक बने रहे, 60 डेज तक बने रहे। ये डे 5 है, आज 4 तक की अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं कोहलर का सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी ऑफ कोहलर। अब ये जो थ्योरी है ना कोहलर की, ये बाकी सभी तीनों थ्योरी से बिल्कुल डिफरेंट है। तीनों थ्योरीज में अब तक हमने क्या देखा, भाई थॉर्नडाइक ने क्या किया, बिल्ली पर प्रयोग किया, बिल्ली ने रैंडमली रिएक्शन दिए, इधर उधर भागी, दौड़ी, कोशिश करी, तब जाकर वो कामयाब। स्किनर ने चूहे पर किया, चूहा अपना नेचुरल रिएक्शन दे रहा था, इधर उधर कूद फांद रहा था, वो सक्सेस हो गया तो उसको इनाम मिल गया, रीइंफोर्समेंट मिल गया। तो पावलव ने क्या किया था कि डॉग को के सामने कुछ स्टिमुलस दिए थे, उनको जो रिएक्शंस आया उसके बाद उसमें एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस जोड़ दिया, अपनी तरह से डॉग की कंडीशनिंग कर दी, डॉग को एक नई हैबिट दी। ठीक है ना, तो उन्होंने सब रैंडम रिएक्शन चल रहे थे, नेचुरल रिएक्शन चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर नेचुरल रिएक्शन नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, आपका माइंड इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पर ये थ्योरी कहते हैं कि अपने दिमाग से सोचो, समझो, लॉजिक लगाओ, तर्क वितर्क करो। अभी तक लॉजिक का कोई काम नहीं था, नेचुरली जो रिएक्शन आ रहा था उसी से ही चीजों को यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर नेचुरली नहीं चलेगा, स्वाभाविक नहीं चलेगा, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। इनसाइट थ्योरी, इनसाइट थ्योरी का मतलब है सूर्य अंतर्दृष्टि, समझ का सिद्धांत, जहां पर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग काम आती है, समझ काम आती है, लॉजिक काम आती है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो कोहलर है इन्होंने क्या किया, एक बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया था। अब बंदर का नाम क्या था, सुल्तान। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभार यूपी टेट वगैरह में पूछ लेते हैं कि भाई कोहलर ने जिस जानवर पर एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, उसका नाम क्या था, तो सुल्तान था। सी टेट वगैरह में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता। तो जो ये सुल्तान था, इस पर एक्सपेरिमेंट किया, इसको एक कमरे में बंद कर दिया। अब कमरे की जो छत थी, जो सीलिंग थी, वहां पर केलों का गुच्छा लटका दिया। कमरे की छत पर, सीलिंग पर केले का जो है गुच्छा लटका दिया, और बंदर को वहां पर कमरे में क्या कर दिया, बंद कर दिया, बंद करके छोड़ दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर कोई रैंडम रिएक्शन नहीं था, बंदर आराम से बैठा हुआ था। अब उसको क्या था कि केले तक पहुंचना। अब उसने ऐसा नहीं कि रैंडम कोशिश करी, इधर उधर भागा, दौड़ा, इधर फांदा, इधर उधर, नहीं नहीं, उसने क्या किया कि बैठ कर सोचा समझा कि कैसे मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ। तो वो देख रहा था, वो इसके नीचे आया, केले के नीचे, उसने देखा कि हाइट जो है वो कम रह गई। अब उसने सोचा, चारों तरफ दिमाग घुमाया, चारों तरफ नजर दौड़ाई कमरे में, और देखा कि मैं कैसे केले तक पहुंच सकता हूँ। तो उसको, तो क्या हुआ कि जो रूम था, रूम के कॉर्नर में कुछ बॉक्सेस रखे हुए थे। बस बंदर का दिमाग चला, उसने बॉक्सेस का इस्तेमाल करने की सोची। उसको एक आइडिया आ गया कि मैं बॉक्स को यहाँ पर रखूंगा नीचे, और बॉक्स के ऊपर चढ़कर वहां तक पहुंच जाऊंगा, जैसे स्टेयर्स का यूज करते हैं वैसे ही। तो अब क्या किया बंदर ने कि बॉक्स को उठाकर लेकर आया, ठीक है, यहाँ पर नीचे रखा, उसके ऊपर फिर दूसरा बॉक्स रखा, तीसरा बॉक्स रखा, एक एक करके एक एक के ऊपर बॉक्स रखा, और लास्ट में जो है उन सभी बॉक्स के ऊपर चढ़कर केले तक वो पहुंच गए। तो यहाँ पर कुछ भी रैंडमली नहीं हुआ, कुछ भी अचानक से नहीं हुआ, एकदम से नहीं हुआ अपने आप से। यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल किया गया, लॉजिक का यूज किया गया, अपने आसपास देखा कि किस चीज का, किस ऑब्जेक्ट का मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। तब उसको बॉक्सेस दिखे, बॉक्स का उसने सही यूज किया, बॉक्स को उठाकर लेकर आया, उसके ऊपर चढ़ा, और जो है केले तक बंदर पहुंच गया। तो ये आपका जो है सिद्धांत है, ये आपकी थ्योरी है। अब इसके बारे में और भी आगे देखेंगे। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कमेंट करके बताते रहिए, एक्टिव रहिए कि यहाँ तक क्लियर है क्या। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर रही कि यहाँ पर क्या किया कि बंदर ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। अब आपको कुछ कुछ बुक्स में या कुछ कुछ अलग जगह पर हो सकता है कि बॉक्स की बजाय यहाँ पर कुछ डंडियां रखी मिली। कुछ कुछ बुक्स में हो सकता है ऐसा लिखा हो कि बॉक्सिंग रखते थे, वहां पर कुछ डंडियां रखी, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब वही है। या एक स्टोरी और है जो ऊपर बनाई हुई है, उसमें क्या है कि एक रूम में बंद किया, वहां पर कुछ डंडियां रखी हुई थी। अब वो जो चिंपैंजी बंदर था, अब वो जो बंदर था वो उन डंडियों के साथ कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से डंडी से वो कोशिश करा कि ये जो डंडी है इससे उस पर तक पहुंचाने की, केले तक पहुंचने की, लेकिन डंडी छोटी पड़ गई, केले तक वो नहीं पहुंच पाया। फिर उसने दूसरी डंडी उठाई, उनको आपस में जोड़ने की कोशिश करी, वो फाइनली जुड़ गई, एक के ऊपर डंडी जोड़ी, और फिर लास्ट में जो है केले तक वो डंडी पहुंच गई, और केले का गुच्छा छोड़ा और केले को खा लिया। तो ऐसा भी मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी आप याद कर लीजिए, बेसिकली प्रिंसिपल को आपको समझना है। चलिए, तो अब क्वेश्चन पर चलते हैं, कुछ कॉलर थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट आपका, आज की इस वीडियो का 6th क्वेश्चन है आपका, और कोहलर थ्योरी से पहला क्वेश्चन, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय, यानी कि जो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, पावलोव, जीन पियाजे, वोइगोस्की, या गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट, गेस्टाल्ट के सिद्धांत पर। तो बताइए क्या राइट ऑप्शन होगा।
अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी और आप कोहलर को ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। कोहलर मिले तो वो आंसर है, कोहलर ना मिले तो आपको गेस्टाल्टवादी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे गेस्टाल्टवादी, वो आपका आंसर होगा। ये जो कोहलर है वो गेस्टाल्टवाद भी आपका आ सकता है ऑप्शन में, तो दोनों ही आपके सही है, करेक्ट है दोनों। गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट मोस्टली आता है, 99% आपके ऑप्शन में क्या आंसर दिया जाएगा, गेस्टाल्टवाद, ठीक है। तो कोहलर दिया गया तो वो आंसर है, नहीं दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जो गेस्टाल्टवाद आपको दिया गया आंसर वो आपका करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू कोहलर थिंकिंग डेवलप, यानी कि कोहलर के अकॉर्डिंग जो थिंकिंग है वो कैसे डेवलप होती है, फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिक मेल जोल से, जितना ज्यादा आप मेल करोगे, इंटरेक्ट करोगे, उतने ज्यादा आपके जो है थिंकिंग डेवलप होगी। फ्रॉम क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन से, क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव वाली, ठीक है ना, पावलोव वाली सहसंबंध अनुबंधन भी जिसको कह सकते हैं। इंस्टेंटली यानी कि अचानक से, बाय प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास से। तो बताइए इसका क्या ऑप्शन है। देखिए, प्रैक्टिस करने से थिंकिंग डेवलप होती है, हो सकती है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कुछ कुछ नए आइडियाज आपके माइंड में आते रहेंगे, हो सकता है। क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव का तो यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है, उसमें तो थिंकिंग थी ही नहीं क्लासिकल कंडीशनिंग में, तो उसमें तो सिर्फ ये था कि बार बार चीजें रिपीट हो रही है, तो मतलब वो आदत पड़ गई। सोशल इंटरेक्शन, ये भी सही है कि जितना ज्यादा आप सोशल इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा जो थिंकिंग डेवलप होगी, लेकिन ऑप्शन कौन सा जाए, तो देखिए यहाँ पर हमें कोहलर के अकॉर्डिंग बताना है। अब कोहलर ने सोशल इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ कुछ भी बात नहीं बताई, ये तो वाइगोत्स्की ने बताई थी, आगे पढ़ेंगे हम इसमें, तो ये तो नहीं होएगा क्वेश्चन, क्योंकि कोहलर ने इसके बारे में कोई बात नहीं करी। प्रैक्टिस के बारे में भी कोई बात नहीं करी कि बार बार प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस के बारे में किसने बात की थी, थॉर्नडाइक ने बात की थी कि बार बार कोशिश करो, लॉ ऑफ प्रैक्टिस दिया था इन्होंने, ठीक है ना, बार बार कोशिश करो, एक ना एक बार आप सफल जरूर। इंस्टेंटली आपका ऑप्शन बचता है, यही राइट आंसर। इन्होंने क्या कहा कि जो थिंकिंग है, जो विचार है, वो आपके अपने आप आसानी से एकदम से आ जाते हैं। आप किसी रूम में बैठे, कोई प्रॉब्लम आपके सामने है, तो सोचिए, सोचने की कोशिश करें, अब उसमें आइडियाज जो है वो अपने आप आएंगे, कहीं से आप सीखेंगे नहीं कि एक किताब है, किताब पढ़ ले बस, अब आपके सामने आइडियाज आ गए, फटाफट आ जाएंगे, नहीं। जितना ज्यादा आपको एक्सपीरियंसेस मिलेगा, जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंसेस लेंगे, अलग अलग नई नई सिचुएशन में जाएंगे, आप उस सिचुएशन से डील करने की कोशिश करेंगे, अपने आप उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। बंदर बैठा हुआ था रूम में, वो सिर्फ ये सोच रहा था कि किस तरीके से वहां तक पहुंचे, आसपास देख रहा था, अपने आप उसके दिमाग में आइडिया गया कि क्यों ना इन बॉक्सेस को रखूं और इन बॉक्सेस के ऊपर चढ़, है ना। तो यहाँ पर इंस्टेंटली आपका ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि हटकर सोचना, कुछ जो लीक है उससे बिल्कुल हटकर सोचना, बिल्कुल डिफरेंट सोचना। ये किस पर बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड थिंकिंग, यानी कि कुछ चीज थी याद कर लिया, रट्टा मार लिया, उससे जो भी थिंकिंग है। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अलग सोच, कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि अभिसारी सोच, कंसिस्टेंसी थिंकिंग यानी कि सुसंगत सोच। देखिए अभी इसमें आपको ऑप्शन बताना है कि आउट ऑफ द बॉक्स कौन सा होगा। बिल्कुल सही, राइट ऑप्शन आपका जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग सोच। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझ लीजिए जिसको समझ नहीं आया। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि एक कोई आपकी प्रॉब्लम है, एक आपकी क्या है प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम के अलग अलग नजरिए से अलग अलग सोल्यूशन ढूंढना, आप इस प्रॉब्लम के अलग अलग डायरेक्शन में इसका सोल्यूशन ढूंढो, अलग अलग सोचो, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट यूनिक यूनिक आइडियाज सोचो, तो ये तो क्या हो गया, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गई, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गई। अभी सारी अब सारी सोच कह सकते हैं या अलग सोच कह सकते हैं, ठीक है, ये हो गया, इस तरफ जा, अब सारी सोच भी इसको कह सकते हैं, तो अगर अब सारी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। अब कन्वर्जेंट थिंकिंग इसकी जस्ट अपोजिट होती है कि आप अलग अलग कुछ भी सोचे, घूम फिर कर आपको एक ही उस पर आना है, आपको कितने भी अलग अलग आइडियाज दे दे, टीचर है कुछ आपको हिंट्स दे रहे हैं, कितनी भी अलग हिंट दे दे, लेकिन घूम फिर कर आपको एक ही पॉइंट पर आ जाना, तो वो होती है आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभी सारी सोच जिसको कहते हैं, ठीक है, घूम फिर कर एक ही पॉइंट पर जाना। कंसिस्टेंसी थिंकिंग होती है कि आप कंसिस्टेंट हो, चीज से रिलेटेड सोच रहे हो, संगत सुसंगत सोच रहे हो, बिल्कुल करेक्ट जगह पर जा रहे हो, यानी कि करेक्ट डायरेक्शन में सोचो, ठीक है, तो वो होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका ऑप्शन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, बिल्कुल डिफरेंट सोचना, यूनिक सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, व्हेन द चाइल्ड इज रेडी टू लर्न, यानी कि जब बच्चा सीखने के लिए तैयार हो जाए, मोर क्विकली एंड लर्निंग इफेक्टिवली, यानी कि वो और ज्यादा बेहतर तरीके से सीखता है और जल्दी सीखता है। जब बच्चा सीखने के लिए तैयार हो तो वो और जल्दी और बेहतर सीखता है। लॉ ऑफ लर्निंग, रेडीनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट, दिस प्रिंसिपल इज गिवन बाय, ये सारे हमने कहाँ पढ़े थे,
थोंडाइक की थ्योरी में पढ़े थे कि जितना ज्यादा बच्चा तैयार होगा उतना ज्यादा जल्दी सीखेगा। आप बच्चा सीख रहा है उसको इनाम दीजिए, लॉ ऑफ इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे उतना ज्यादा जल्दी सीखेंगे। जितने भी लॉज थे, जितने भी नियम थे, वो थोंडाइक ने दिए थे। तो देख लीजिए कहाँ है ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है, वही बिल्कुल करेक्ट जाए। तो इसमें तो बिल्कुल आसान था। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये बताइए कितने ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट जा चुके हैं। ये है आपके सामने, लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी प्लान इन अ मैनर, यानी लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी प्लान इन अ मैनर सो एज टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल। यानी कि जो अधिगम है, जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंसेस है, वो इस डायरेक्शन में जाने चाहिए कि आपका जो अधिगम है, जो सीखना है, वो एक अर्थपूर्ण हो सके, एक सही तरीके से हो सके। ठीक है ना। विच ऑफ द गिवन लर्निंग एक्सपीरियंस डज नॉट फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग फॉर द चिल्ड्रन। यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बच्चे को लर्निंग तो करा सकती है, लेकिन वो मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो सकता टेम्परेरी लर्निंग हो, या ऐसा हो जो सेंसलेस हो, जिसका कोई सेंस ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो, जिसका कोई मीनिंग ना हो। तो ऐसा कौन सा है जो कि मीनिंगफुल लर्निंग फैसिलिटेट नहीं करता है, डज नॉट फैसिलिटेट नहीं करता, यानी कि यहाँ पर आपको गलत ऑप्शन सेलेक्ट करना है और वही आपका आंसर होगा। तो बताइए। पहला है रिपीटेशन बेस्ड ऑन मेयर रिकॉल ऑफ द कंटेंट, यानी कि जो भी कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं, समय समय पर आप रिकॉल करते रहिए, रिपीट करते रहिए, ताकि बच्चा उसको रिकॉल कर सके। आपने आज कुछ पढ़ाया, 10 दिन बाद दोबारा पढ़ा दीजिए, उसको थोड़ा रिपीट कर दीजिए, रिविजन करा दीजिए। फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस ऑन द कंटेंट, जो भी आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं उस कंटेंट से जोड़कर, उस टॉपिक से जोड़कर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करो, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस बनाओ। डिस्कस एंड डिबेट ऑन द टॉपिक, उस टॉपिक पर डिस्कस करो, डिबेट करो। प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक, उस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन, उस टॉपिक पर प्रेजेंट करो, प्रेजेंटेशन लो बच्चों की, खुद प्रेजेंटेशन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है जो कि बेस्ट नहीं है। देखिए, वैसे तो आपके सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। प्रेजेंटेशन देना एक अच्छी बात है कि सब टॉपिक पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, डिस्कस करें, डिबेट करें, तो बहुत ही अच्छी बात है, सबसे बेस्ट तरीका आपको माना जा सकता है कि डिस्कस करना, डिबेट करना। क्वेश्चंस आप बना रहे कंटेंट से जुड़ा हुआ, ये भी काफी अच्छा है, मतलब चीज अच्छी है। रिपीटेशन, ये भी सही है कि आप टाइम टू टाइम रिकॉल कराते रहे, रिवीजन कराते रहे, लेकिन इनमें से ज्यादा जो गलत होगा वो हमें यहाँ पर बता, जो बहुत अच्छी ज्यादा अच्छा तरीका नहीं। तो यही आपका फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, रिपीटेशन। बार बार अगर आप सोचे कि एक चीज को बार बार रिपीट करके बच्चों को रटा देंगे, याद करा देंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेमोराइजेशन में काम आएगा, सिर्फ और सिर्फ रटने में काम आएगा। बार रिपीट करना ना, ये सिर्फ जीके के क्वेश्चंस में होता था, आज आपने याद करा, 10 दिन बाद फिर याद करा, फिर से याद करा, ताकि बच्चे को वो चीज रट जाए। तो ये चीज जो है थोड़ा सा मीनिंगफुल नहीं देता, मीनिंगफुल नहीं। यहाँ पर एक चीज को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, तो सिर्फ उस चीज को आप रट रहे हो, तो ये मीनिंगफुल लर्निंग आपको नहीं देगी। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कितने आंसर आपने सही किए, फटाफट कमेंट करके हमें बताइए कि आपके राइट ऑप्शन कितने गए। तो दोस्तों, ये सीरीज 60 डेज का चैलेंज जो है आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए, और बताइए कि इसको आगे कंटिन्यू रखें कि नहीं रखें। कल के जो क्लास होगा डे 6, ये आपकी बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें आपके कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे। सीटेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं जो अक्सर आपके उठते रहते हैं आपके ऊपर। तो उन सभी डाउट्स को यहाँ पर हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप सबके जो भी डाउट्स हो, वो कोशिश करें कि आज ही, अभी इस कमेंट में डाल दीजिए। लाइव में जितने ज्यादा डाउट्स आने की कोशिश रहेगी, वही सारे डाउट्स जो है कल की डे 6 में हम जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जितनी जल्दी आप डाउट सेंड करेंगे, उतनी जल्दी मेरे लिए आसानी होगी कि आपके लिए नेक्स्ट डे की जो है वीडियो वो प्रिपेयर कर पाऊँ। तो जल्द से जल्द जितने भी आपके डाउट हैं सीटेट से रिलेटेड, जो भी आपके एफएक्यूज हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उनको आप सेंड करिए। जो भी डाउट्स हैं वो सेंड करिए, उनको मैं जो कल की वीडियो में डिस्कस करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।